बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ये हमारी जो लेवल 6 की प्रिपरेशन के लिए जो सीरीज़ चल रही है उसका लेक्चर नंबर 6 का टॉपिक जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल हैज़ार्ड्स टू हेल्थ और 6th लेक्चर का पार्ट बी है। पार्ट ए इससे पहले हमने रिकॉर्ड करवाया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल्स हैज़ार्ड्स टू हेल्थ। इससे पहले हमने डिस्कस किया कि केमिकल्स क्या हैं, किस किस तरह के हैं। आज हम उनकी क्लासिफिकेशंस को डिस्कस करेंगे। मेनली इनकी नेचर के हिसाब से हमने इनको डिवाइड किया। यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल्स की जब बात करें 3 मेन टाइप्स अकॉर्डिंग टू डेंजर है इसकी, जिस तरह से ये नुकसान पहुंचा सकें। इसमें पहली फिजियोकेमिकल है, दूसरी हेल्थ, तीसरे इन्वायरमेंटल हैज़ार्ड्स को हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। अब फिजियोकेमिकल केमिकल्स क्या हैं? इसमें सबसे पहली कैटेगरी आती है एक्सप्लोसिव केमिकल्स की। जो भी केमिकल अपने अंदर ये सलाहियत रखते हैं कि वो इस तरह से ब्लास्टिंग मटेरियल या आप उसको आम अल्फाज में कह सकते हैं धमाका खेज मवाद के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं। जिन भी केमिकल्स के अंदर ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये करैक्टरिस्टिक्स हैं उनके अंदर, तो उनको हम एक्सप्लोसिव केमिकल्स बोलेंगे। देन ऑक्सीडाइजिंग केमिकल्स हैं जो ऑक्सीजन को बढ़ावा देते हैं, जिसकी वजह से आपकी आग बढ़ सकती है, आग लग सकती है, तो उनको हम ओ से डिनोट करेंगे। देन वी हैव फिजियोकेमिकल के अंदर हमारे पास है फ्लेमेबल केमिकल्स, और इसमें एक F हाईली फ्लेमेबल होते हैं और एक F+ एक्सट्रीमली फ्लेमेबल होते हैं। फ्लेमेबल केमिकल्स वो हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ एक चिंगारी दिखाने की देर है और उसके नतीजे में वो आग को पकड़ लेंगे या वहाँ पर आग वगैरह लग सकती है। अगर हम इनकी टाइप्स, इनकी प्रॉपर्टीज़ के आगे अंदर जाएं, इसमें एक्सप्लोसिव केमिकल्स ई से जो डिनोट होते हैं उनमें हमारे पास आता है केमिकल्स और मिक्सचर्स कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड एक्सप्लोजन, जिसका मैंने बतलाया कि धमाका खेज जो है मवाद के तौर पर इस्तेमाल होते हैं और अपने अंदर सलाहियत रखते हैं ब्लास्टिंग की। एक्सप्लोजन्स कैन बी इनिशिएटेड बाय हीट, शॉक, फ्रिक्शन। किसी भी चीज़ के नतीजे में हमारे साथ ये एक्सप्लोजन हो सकते हैं। एक्सप्लोसिव कैन बी शॉक सेंसिटिव। एग्जांपल्स ऑफ शॉक सेंसिटिव एक्सप्लोसिव आर एसिड्स, एस्टिलाइड्स, डियाजो, नाइट्रो, हेलोमाइन, ओजोनाइड्स। अब ये तमाम तर टाइप्स हैं उन केमिकल्स की जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, मतलब कि बहुत कम हमें इन्हें कोई भी ऐसा मीडियम प्रोवाइड करने की देर है कि जिसके नतीजे में ये फौरी तौर पर एक्सप्लोजन हो सकता है या थोड़ी देर में ही ये रिएक्ट कर सकते हैं। देन वी हैव ऑक्सीडाइजिंग केमिकल्स, सब्सटेंसेस दैट कैन रेडिली रिलीज ऑक्सीजन, इंटेंसिफाई अ फायर। तो आपको मालूम है कि ऑक्सीजन इज़ अ कंपोनेंट ऑफ फायर ट्रायंगल, इज़ अ पार्ट ऑफ फायर ट्रायंगल। दैट्स वाई जब भी ऑक्सीजन बढ़ेगी तो वहाँ पे फायर का जो खदशा है वो अपनी जगह पर और उसको बढ़ावा मिलेगा और वो बढ़ेगा। फायर और एक्सप्लोजन अकर्स व्हेन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंसेस कम इनटू कांटेक्ट विद इजीली ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंसेस सच एज मेटल्स, metal hydrides or organics. Examples of oxidizing chemicals include hydrogen peroxide, hypochlorites, bleach and concentrated nitric acid. ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो ऑक्सीडाइजिंग केमिकल्स के तौर पर इस्तेमाल होती हैं और ये बढ़ावा देती हैं आग के लगने में, और ऑक्सीजन की ज़्यादती की वजह से या ऑक्सीजन की फरामी की वजह से किसी भी प्रोसेस के अंदर ये आग लगने का सबब बन सकते हैं। देन फ्लेमेबल केमिकल्स हैं इग्निट इजीली, जो बहुत जल्दी बिल्कुल चिंगारी दिखाने की देर है और ये आग पकड़ लेंगे। बेस्ड ऑन फ्लैश पॉइंट डिवाइडेड इनटू एक्सट्रीमली फ्लैश पॉइंट के जिसके ऊपर ये आग पकड़ सकें, ठीक है, जिस पॉइंट के ऊपर जाके इनको आग लग सकती है, ये आग पकड़ सकते हैं, उनको हम कंसिडर करेंगे फ्लैश पॉइंट के। अब इसमें एक्सट्रीमली फ्लेमेबल है, बिल्कुल कम
हल्की सी भी चिंगारी के ऊपर आप पकड़ लें, फिर हाई फ्लेमेबल, हाईली फ्लेमेबल एंड देन सिर्फ फ्लेमेबल है। फ्लैश पॉइंट इज द लोएस्ट टेम्परेचर at which the vapor on the surface of the liquid will ignite। ठीक है जी। फ्लैश पॉइंट क्या है, जिस तरह मैंने बताया कि वो पॉइंट कि जिसके ऊपर आग लग सकती है, चिंगारी आग पकड़ सकती है जल्द से जल्द, तो उसको बोलेंगे। तो यहाँ पर ये डेफिनेशन भी आ गई है कि फ्लैश पॉइंट इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच द वेपर ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड विल इग्नेट। तो जितने लोएस्ट पे जाएगा वो एक्सट्रीमली फ्लेमेबल है, और उससे थोड़े कम पे हाईली फ्लेमेबल है, देन हमारे पास फ्लेमेबल आता है। अब हमने जिस तरह पहले ये फिजियोकेमिकल केमिकल्स डिस्कस किए हैं, अब हमारे पास हेल्थ केमिकल्स आ गए हैं जिनकी वजह से हमें प्रॉब्लम आ सकती है। टॉक्सिक केमिकल्स T+, वेरी टॉक्सिक एंड T, ये जहरीले होते हैं जो जानलेवा साबित हो सकते हैं। हार्मफुल केमिकल XN, इरिटेंट हार्मफुल जो नुकसान पहुंचा सकते हैं, इरिटेंट जिनसे इरिटेशन होगी, एंड सेंसिटाइजिंग वो होते हैं जिनसे ऐसे केमिकल्स हैं जो बॉडी के साथ या किसी बॉडी के साथ आपकी लगेंगे, सेंसिटाइजेशन होगी और उससे वो जो है बीमारी की तरफ आपको लेके चले जाएंगे। पहले हल्की हल्की खारिश और इस तरह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, देन आपके हेल्थ इश्यूज जो हैं वो फिर दो तरह के होते हैं। एक रिस्पिरेटरी सेंसिटाइजर होते हैं जिनसे फिर सांस के प्रॉब्लम्स आते हैं, और एक स्किन सेंसिटाइजर होते हैं जिनकी वजह से आपकी बॉडी के प्रॉब्लम्स जो हैं वो सामने आते हैं। क्रोसिव केमिकल्स, ऐसे केमिकल्स जिनके यूज से जंग लगने का खदशा है, आपकी बॉडी जंग आलूदा हो सकती है। देन कार्सिनोजेंस जो कैंसर का सबब बनते हैं। टेट्रोजेंस, रिप्रोडक्टिव टॉक्सिन्स, ये वो होते हैं जो रिप्रोडक्शन सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं। और म्यूटोजेंस, ये जो बांझपन और इस तरह के मसाइल का शिकार होते हैं, और ये फिर आपकी जो है जितनी भी रिप्रोडक्शन सिस्टम है उसके अंदर बांझपन हो गया, और ये नस्ल दर नस्ल फिर आगे ट्रांसफर भी हो सकते हैं। उसके बाद टॉक्सिक केमिकल्स को अगर हम डिटेल में डिस्कस करें तो T+ वेरी टॉक्सिक एंड T फॉर टॉक्सिक है, कैन कॉज सीरियस डैमेज टू हेल्थ। क्लासिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक एजेंट बेस्ड ऑन देयर LD50 वैल्यूज। LD50 इज द, अब LD50 वैल्यूज के मुताबिक हम इनको देखते हैं कि टॉक्सिक हैं या कि नहीं। अब ये LD50 है क्या? LD50 is the average exposure to a single dose of a chemical agent which causes at least 50% of test subjects, rats, mice, etc. to die। ठीक है, ये हम क्या करते हैं कि हम एवरेज एक्सपोजर जो है सिंगल डोज दे के किसको, रैट्स, माइस वगैरह को दे के टेस्टिंग करते हैं कि वो कितनी मिकदार पे मर जाएंगे। फिर उसी बिहाफ पे LD जो 50 है उसको सामने रखते हुए हम केमिकल्स को डिवाइड करते हैं इस चीज के अंदर कि वो वेरी टॉक्सिक हैं, टॉक्सिक हैं, उनकी क्या रेटिंग आ रही है हमारे पास। वेरी टॉक्सिक एजेंट्स कैन कॉज डैमेज एट वेरी लो लेवल्स। अंडरस्टूड है, जितनी टॉक्सिसिटी ज्यादा होगी उतनी जल्दी उतने कम लेवल के ऊपर वो आपको हिट कर सकती है। एग्जांपल्स इंक्लूड फोसोजेन, हाइड्रोजन साइनाइड एंड निकोटीन। ये वो चीजें हैं जो आपको डिस्टर्ब कर सकती है। देन हार्मफुल केमिकल्स एक्शंस की बात करें, कैन कॉज डैमेज बट नॉट सीरियस। इरिटेंट केमिकल्स कॉज इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन एंड मकस मेम्ब्रेन्स। मकस ये जो आपकी स्किन के ऊपर होगा तो ऊपर, और मकस अंदर जब आपके दाखिल हो जाएगा तो मेम्ब्रेन जो होती हैं जो उसके ऊपर जली सी बनी होती है उसको वो डिस्टर्ब करना शुरू कर देती हैं। क्रोसिव केमिकल डिस्ट्रॉय लिविंग टिश्यू ऑन कॉन्टैक्ट। जिस तरह अब आपका सीमेंट है, ये भी केमिकल है और ये क्रोसिव है। आप देखते हैं कि अक्सर यूजेज के बाद अगर आपने अपने ग्लव्स नहीं पहने या इस तरह से, तो अक्सर आप देखेंगे जो इसके अंदर मैसन होता है, जो लेबर होती है, उसके हाथ फिंगर्स जो है वो लिटरली ऑरेंज होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो वो बेस होती है कि अब ये इसको क्रोयन स्टार्ट हो गई है। Where exposure is thorough, inhalation or ingestion, then the damage can occur within the respiratory or alimentary tracts. Example includes acids and caustic soda वगैरह इसके अंदर शामिल है। अब सेंसिटाइजिंग केमिकल, जिससे मैंने पहले बताया कि ये दो तरह के होते हैं, एक रिस्पिरेटरी सेंसिटाइजर्स होते हैं और एक आपके पास स्किन सेंसिटाइजर्स होते हैं। रिस्पिरेटरी सेंसिटाइजर्स क्या करते हैं, व्हेन ब्रीथ्ड इन कैन ट्रिगर एन इरिवर्सिबल एलर्जिक रिएक्शन। इरिवर्सिबल जो
मुमकिन नहीं है कि वापस आ सके और उससे एलर्जी होगी आपके अंदर। वंस दिस हैपन फर्दर टीनियस्ट एक्सपोजर विल प्रोड्यूस सिम्टम्स, और फिर उसके बाद आपको अंदर से मुख्तलिफ तरह के सिम्टम्स सामने आ जाते हैं। और अगर बोस्फेयर किस्म के रिस्पिरेटरी सेंसिटाइजर इनहेल हो जाएं तो फिर ये कैंसर वगैरह का सबब बनते हैं। कैंसर, दमा, इन तमाम तर बीमारियों का सबब बनते हैं। स्किन सेंसिटाइजर capable of causing an allergic reaction in the skin. Once this happens, further tenuous exposure will produce symptoms of dermatitis. ये स्किन सेंसिटाइजर जो स्किन से आपका कांटेक्ट होता है तो इसके नतीजे में एलर्जी होती है, कुछ नॉर्मल होती है, कुछ डर्मेटाइटिस हो जाती हैं। तो ये मुख्तलिफ इसकी फेजेस होती हैं जिसके नतीजे में स्किन डेड होना शुरू हो जाती है। कार्सिनोजन कैंसर का सबब है और कैटेगरी 1 में आते हैं कॉज कैंसर इन ह्यूमन, classified as toxic. कैटेगरी 2 में होंगे if carcinogen to human, sufficient evidence based on long term animal studies, classified as toxic. ठीक हो गया। वो फौरन से जो होंगे वो कैटेगरी 1 में है। जो कैटेगरी 2 में है जिसको पैसेज ऑफ टाइम चाहिए उस पे आएंगे। कॉज कंसर्न ऑनिंग टू पॉसिबल कार्सिनोजेनिक इफेक्ट, क्लासिफाइड एज हार्मफुल, कैटेगरी 3 में। ठीक है, ये हार्मफुल होते हैं और ये टॉक्सिक नहीं है। मतलब पहली दो कैटेगरीज में अगर कार्सिनोजेंस ने अटैक किया तो कैंसर जानलेवा साबित होगा, लेकिन कैटेगरी 3 में हार्मफुल तो होगा लेकिन कैंसर के अंदर भी उसको सरवाइव करने का मौका देगा। इम्यून सिस्टम को उस हद तक नहीं तोड़ेगा, उस हद तक उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा कि उससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। देन टेट्रोजेंस रिप्रोडक्टिव टॉक्सिन, इसके अंदर भी आप देखें पहले दो टॉक्सिक हैं, थर्ड वन जो है वो हार्मफुल है। वो क्या है जी, कैटेगरी 1 डिस्कस करते हैं। प्रोड्यूसर इंक्रीज द इंसिडेंस ऑफ नॉन हेरिटेबल इफेक्ट्स। ठीक हो गया, क्लासिफाइड एज टॉक्सिक। नॉन हेरिटेबल कि जो आपके विरासत में नहीं आए, जो नस्ल दर नस्ल नहीं आए, जो बाप खानदान की तरफ से आपको नहीं आए। कैटेगरी 2 regarded as if they are reproductive toxin to humans, sufficient evidence that human exposure may result in development of genetic mutation। अब इसके अंदर जो कैटेगरी 2 है, कैटेगरी 1 में उसको जेनेटिक का इशू नहीं है, वो हो सकता है फौरन से। कैटेगरी 2 में वो जेनेटिक म्यूटेशन से भी आ सकता है और आगे ट्रांसफर भी हो सकता है। ठीक है जी। फिर हमारे पास कैटेगरी नंबर 3 आ गई है, कॉज कंसर्न ऑनिंग टू पॉसिबल रिप्रोडक्टिव टॉक्सिन इफेक्ट, क्लासिफाइज एज हार्मफुल। ये बर्थ इश्यूज और इनमें आता है लेकिन माइनर होता है, ये इतने बड़े पैमाने पर जो है वो डिस्टर्ब नहीं करता है आपको या किसी भी वर्कर को। देन हमारे पास इसके बाद आता है म्यूटाजेंस। म्यूटाजेंस क्या है? कैटेगरी 1 है प्रोडक्टिव हेरिटेबल जेनेटिक डिफेक्ट्स। ठीक है, ये फिर अब हेरिटेबल डिजीज है और इसकी वजह से जितने भी आपके नुक्स पैदा होना शुरू हो जाते हैं प्रोडक्शन के दौरान, बर्थ के दौरान, वो तमाम तर इससे होते हैं। कैटेगरी 2 में जाएं, रिगार्डेड एज इफ दे आर mutagenic to humans, sufficient evidence that human exposure may result in development of genetic mutations, classified as toxic। ये भी टॉक्सिक है और इसके अंदर जेनेटिक म्यूटेशन स्टार्ट हो जाती हैं। कैटेगरी 3 कॉज कंसर्न ओनिंग टू पॉसिबल म्यूटेजेनिक इफेक्ट, क्लासिफाइड है हार्मफुल। इसके अंदर क्या होता है कि पॉसिबल म्यूटेजेनिक इफेक्ट होते हैं लेकिन उस बड़े पैमाने पर नहीं होते जिस तरह से कि वाजे हो जाए कैटेगरी 1 और 2 में। अब इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स, एक्यूट एंड क्रॉनिक एक्वाटिक टॉक्सिसिटी। पहले तो बस समझना है कि एक्यूट क्या है। एक्यूट जो चीज़ फौरी तौर पर आपके ऊपर असरअंदाज हो जाएगी उसको हम एक्यूट इफेक्ट बोलते हैं, और जो चीज़ जिसको एक पैसेज ऑफ टाइम रिक्वायर्ड है, एक वक्त दरकार है कि जिसके अंदर चलते हुए उसने वो चीज़ जो है वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है, उसको हम क्रॉनिक बोलते हैं। एक्वेटिक आबी और टॉक्सिसिटी पानी के जरिए, a substance that can cause injury or other adverse effect to aquatic organisms with either a short term or long term exposure। तो बात क्या हुई कि एक्वेटिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए जो सी टॉक्सिसिटी है, जो उनकी मौत का सबब बन सकती है, उनके लिए जहरीली है, तो उसको हम इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स में कंसिडर करेंगे। और एक्यूट और क्रॉनिक में क्या है, जिसका शॉर्ट टर्म इफेक्ट हो जाएगा वो एक्यूट में आ जाएगी, और जो इसका लॉन्ग टर्म एक्सपोजर होगा, लॉन्ग टर्म में इफेक्ट करेगी, उसको हम क्रॉनिक टॉक्सिसिटी बोलेंगे। ठीक है जी, ये हमारे थे फिजियोकेमिकल हैजर्ड्स, हेल्थ के थे, और देन हमारे पास एनवायरमेंटल हैजर्ड थे। अब ये टॉक्सिकोलॉजी, ये होती क्या है क्या टॉक्सिकोलॉजी, बोलते किसे हैं? टॉक्सिसिटी
इज द कैपेसिटी ऑफ अ मटेरियल टू प्रोड्यूस इंजरी और हार्म। किसी चीज़ के अंदर जो सलाहियत है, जो उसके अंदर ताकत है कि वो किसी भी चीज़ को नुकसान पहुंचा सकती है, किसी चीज़ को ज़ख्मी कर सकती है, उसको हम टॉक्सिसिटी बोलते हैं। और टॉक्सिकोलॉजी क्या है? इज़ द साइंस दैट डील्स विद द नेचर एंड इफेक्ट्स ऑफ पॉइजन्स। अब टॉक्सिकोलॉजी वो साइंस की ब्रांच है, या आप कह सकते हैं कि वो साइंस का सब्जेक्ट है जो डील करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के, किसी भी तरह के ऑर्गेनिजम्स के, किसी भी तरह के सब्सटेंस की जो नेचर है कि उसके इफेक्ट्स हैं, पॉइजन के, उसके किल करने के जो इफेक्ट्स हैं, उसको जो ब्रांच डील करती है उसको हम टॉक्सिकोलॉजी बोलते हैं। अब इसमें जो सोर्सेज ऑफ डाटा हमारे पास आए वो डेंजरस प्रॉपर्टीज ऑफ इंडस्ट्रियल मटेरियल से हमने ये कुछ लिया है, प्रैक्टिस इंडस्ट्रियल हाइजीन एंड टॉक्सिकोलॉजी है। ये सोर्सेज ऑफ डाटा इसलिए दिए गए हैं यहाँ पे, और आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप भी इन सोर्सेज से गाइडलाइन लेके मजीद एड अप कर सकते हैं अपने नॉलेज के अंदर। और आप खासकर जो केमिकल इंडस्ट्रीज में मौजूद हैं लोग, जो प्रोसेस इंडस्ट्रीज के अंदर मौजूद हैं, जो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के अंदर मौजूद हैं, उनको ज़्यादातर इन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद ये आता है हमारे पास रूट्स ऑफ एंट्री, के किस तरह से चीज़ें हमारी बॉडी में दाखिल हो सकती हैं, किस तरह से चीज़ें हमारी बॉडी में दाखिल होंगी। ये केमिकल्स, चाहे वो हेल्थ इफेक्ट्स वाले हैं, चाहे वो फिजियोकेमिकल्स हैं, चाहे वो इन्वायरमेंटल हैं, जो भी है वो किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर, हमारे जिस्म के अंदर दाखिल हो सकते हैं। तो वो 4 रूट हैं उसके, रूट ऑफ एंट्री। इनहेलेशन, ब्रीदिंग, सांस लेने के लिए, चाहे वो नाक से या मुंह से लिया गया, उससे दाखिल हो सकते हैं। एब्जॉर्प्शन, आपको मालूम है कि हमारी बॉडी जो है एक पोरस मीडियम है, पोरस मतलब मसामदार है, इसमें छोटे छोटे मिन्यूट होल्स मौजूद हैं और उससे बॉडी में जा सकता है इंजेक्शन खाने पीने के दौरान, और इंजेक्शन किसी भी चीज़ के, फॉर एग्जांपल इंजेक्शन डेलिब्रेट हो सकता है, जब आप इंजेक्शन वगैरह लगवा रहे हैं, आप मेडिकेशन के दौरान इंजेक्शन लगवा रहे हैं, और कई दफ़ा इनडेलिबरेटली, फॉर एग्जांपल किसी जगह पे आप बैठे थे, गिरे हैं, कोई चीज़ आपके जिस्म के अंदर चली गई है और उसकी वजह से ये केमिकल कोई भी दाखिल हो गया है, तो दोनों सूरतों में ये हमारे लिए नुकसानदेह है। देन टॉक्सिकोलॉजिकल डाटा, मेथड्स फॉर असेसिंग टॉक्सिसिटी। हम इसके ऊपर कि किस तरह से पता चलता है कि कौन सी चीज़ टॉक्सिक है, लेस टॉक्सिक है, मड टॉक्सिक है, उसकी टॉक्सिसिटी कितनी है, ये तमाम तर जानने के लिए ये सिर्फ और सिर्फ LD50 के भी अगर टेस्ट होंगे तो वो बाकायदा टेस्ट हैं, इसके लिए एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत होती है। और किसी भी कैटेगरी को बगैर वजह के, बगैर किसी भी चीज़ के डिसाइड करके नहीं डाला जाता, बल्कि उसके पीछे सॉलिड रीजनिंग होती है, बाकायदा एक्सपेरिमेंट होते हैं, बाकायदा उसकी टेस्टिंग होती है, देन इस काबिल होते हैं कि हम उसको बताते हैं। तो इसी तरह मेथड्स फॉर असेसिंग टॉक्सिसिटी क्या है? ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन होती है इंसानों के ऊपर, देन ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, लोगों के साथ हुआ, उन्होंने क्या चीज़ें ली या उसका असर कितना हुआ, किस ओरिजिन के लोगों को किस तरह उसने डिस्टर्ब किया, किस ओरिजिन के लोगों को उसने किस तरह डिस्टर्ब किया, तो मुख्तलिफ तरह से ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर आएगी। देन हमारे पास आती है एनिमल स्टडीज़ के ऊपर, जिस तरह LD50 टेस्ट होता ही रैट, माइस वगैरह के ऊपर है, और फिर उसके हिसाब से हम अपनी टॉक्सिकोलॉजी का जो इंफॉर्मेशन है वो बिल्डअप करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म टेस्टिंग, मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं उनके ऊपर हम टेस्ट करते हैं। तो ये जो पार्ट बी था वो यहाँ तक कंप्लीट है, क्योंकि पार्ट सी जो है एक इम्पॉर्टेंट है, रिस्क असेसमेंट ऑफ हैज़ार्डस सब्सटेंसेस, और इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेगा पार्ट सी में, और पार्ट सी लेंथी होगा, और उसमें हम ये जो यूनिट 2 का एलिमेंट 1 है, बेसिकली 6th एलिमेंट है फॉर लेवल 6 एंड लेवल 7 एनी क्वालिफिकेशन के लिए, तो उसका हमने आज टॉपिक जो है लेक्चर 6 का पार्ट बी हमने इसके अंदर कवर किया है, जो कि इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ हैज़ार्डस सब्सटेंसेस के ऊपर था। और बहुत जल्द इसकी अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।